हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। जोधपुर राजस्थान में प्रकृति का रिजल्ट आ रहा था और वो नर्वसनेस में ऋतिक के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। ऋतिक एक नज़र प्रकृति की तरफ देखने के बाद ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर प्रकृति का रिजल्ट चेक करने लगता है और कुछ मिनट बाद लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है। तो प्रकृति धीरे से कहती है, क्या हुआ? ऋतिक एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद बोला, खुद देख लो। प्रकृति ऋतिक के कंधे पर मारते हुए, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। मैं यहाँ नर्वसनेस में मरी जा रही हूँ। ऋतिक प्रकृति से कुछ कहता उससे पहले ही रोनी और रानी वहाँ पर आ जाते हैं। रानी रो रही थी, जिसे देख प्रकृति उठाकर उसके पास आते हुए, क्या हुआ रानी, आप रो क्यों रही हो? रानी अपने उलझे हुए बालों की तरफ इशारा करते हुए रोनी आवाज़ में बोली, मेरी चोटी नहीं बन रही। मैंने भाई से कहा तो उन्होंने मुझे मारा। इतना कहकर रानी फिर से रोना शुरू करती है। प्रकृति रानी को गले लगा रोनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या सुन रही हूँ रोनी? रोनी छोटा सा मुँह बनाकर बोला, हम इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है भाभी, ये हर रोज़ ऐसा ही करती है। रात को कौन देखेगा, चुपचाप सो जाना चाहिए ना। मैं तो रात को रेडी नहीं होता और इसके बाल कितने गंदे हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कटवा दे। रोनी की बात सुनकर रानी और बुरी तरीके से रोते हुए प्रकृति से बोली, भाभी देखो, मेरे बाल कटवाने को कह रहे हैं, मैं नहीं कटवाऊंगी अपने बाल। प्रकृति रानी की बात पर उसके पेट को थपथपाते, आप रोना बंद करो, हम नहीं कटवाएंगे आपके बाल। लड़कियों की खूबसूरती उनके बालों से होती है। रोनी प्रकृति की बात पर हंसते हुए बोला, हाँ 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 भाभी, ये चिपकांडी आपको ब्यूटीफुल लगती है। रानी रोनी की बात पर रोते हुए ऋतिक से बोली, भाई आप कुछ क्यों नहीं कहते इससे? प्रकृति रानी को चुप करवाते हुए रानी रोनी से बोली, रोनी अगर कल आपकी बहन को कोई और परेशान करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? रोनी अपना सिर नहे में हिलाते हुए बोला, वो मेरी बहन है ना, कौन उसे परेशान करेगा? प्रकृति रोनी के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल उसी तरह आप भी रानी को परेशान नहीं कर सकती। एक लड़की को ब्यूटीफुल देखने का पूरा हक होता है और रानी के बाल लंबे हैं ना, वो ये हुए तो खुला करके नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्हें बांधना पड़ता है। आप उनकी हेल्प किया करो। जिसे सुनकर रोनी रानी के बालों की तरफ इशारा करते हुए, इसके बाल कितने डस्टी हो रखे हैं। प्रकृति रानी के अपनी गोद में उठाकर बोली, चलिए मैं आपके बाल धो देती हूँ। रानी प्रकृति के गोद में जाकर रोनी को जीभ दिखाते हुए बोली, भाभी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। रोनी रानी की बात पर मुंह बनाते बोला, तो क्या हुआ भाई, भाई मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। रानी रोनी को इग्नोर कर देती है, जिसे देख प्रकृति मुस्कुराते हुए रोनी से कहती है, अब जाकर अपने भाई के साथ रहो। रोनी कूदते हुए ऋतिक की तरफ चला जाता है और प्रकृति रानी को लेकर बाथरूम में चली जाती है। इस बीच ऋतिक लगातार प्रकृति को देखे जा रहा था। रोनी ऋतिक को खोए हुए देख उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हो गया भाई? रोनी की आवाज़ सुन ऋतिक होश में आते हुए बोला, हाँ मैं बस कुछ सोच रहा था। रोनी अपना सिर ऋतिक की आंखों के सामने रखते हुए बोला, क्या सोच रहे थे, भाभी को कोई सरप्राइज़ देना है क्या? ऋतिक मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत समझदार हो गए हो। रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक मुस्कुरा देता है और लैपटॉप के साइड में रखते हुए कहता है, अच्छा आज क्या क्या किया? ऋतिक के पूछने पर रोनी उसे पूरे दिन का ख्याल सुनाने लगता है, जो जो उन लोगों के मज़े किया था, जिन्हें ऋतिक बड़े ध्यान से सुनने लगता है। कुछ देर बाद प्रकृति को रानी लेकर बाथरूम से बाहर आती है और हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगती है। तब तक ऋतिक और रोनी फ़ोन में चेस खेल रहे थे। प्रकृति रानी के बाल को सुखाने के बाद उनकी चोटी बनाते हुए बोले, आप अपने पास आ जाया करो, आप मेरे पास आ जाया करो। रानी प्रकृति की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है भाभी, तो हम डिनर पर चलें? प्रकृति रानी को बात पर अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक और रोनी की तरफ देखकर बोली, क्या आप लोगों को डिनर पर नहीं जाना? प्रकृति की आवाज़ पर ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करने थे। प्रकृति रानी को कुर्सी से नीचे उतार देते और रोनी रानी के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, चलो। रानी उसके साथ कमरे से बाहर जाते हुए बोली, अगर आप मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जिसे सुन रोनी उसे खींचते हुए बोला, मैं परेशान नहीं करूँगा तो कौन करेगा मेरी प्यारी बहना? रानी रोनी की बात पर मुस्कुरा देती और दोनों कमरे से बाहर चले जाते। प्रकृति मुस्कुराते उन दोनों के जाते हुए देखने लगती है तो पीछे से ऋतिक उसे कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहता है,
तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। जैसे तुम्हें आवंटन पर पत्र मिलेगा, तुम्हें 15 हफ्ते के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकेडमी में मौलिक प्रशिक्षण पर जाना है। ऋतिक की बात को सुनकर प्रकृति को अपने पूरे शरीर में शीरन से महसूस होने लगती। प्रकृति को चुपचाप खड़ा हुआ देख ऋतिक उसे पलटकर अपने सामने लाकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, पंख उड़ने लायक बन चुके हैं। प्रकृति उड़ान भरने से पहले आसमान की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे देखकर ऋतिक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? अगर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भेजूंगा नहीं। आखिर मुझे भी तो हक है ना घमंड के साथ कहने का कि मेरी बीवी एक IAS ऑफिसर है। प्रकृति ऋतिक को कसकर गले लगा लेती है तो ऋतिक उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जो कुछ है तुम्हारी मेहनत का फल है। जिसे सुनकर प्रकृति उससे दूर हो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्या मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी? ऋतिक प्रकृति की बात पर, तुम चाहो तो 1 हफ्ते बाद जा सकती हो, एप्लीकेशन दे दो। अगर चाहो तो अभी जा सकती हो। प्रकृति ऋतिक की बात सुन उसे देखते हुए बोली, मेरी एक शर्त है। ऋतिक आंखें चढ़ाते बोले, क्या शर्त है? मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे, फ्लर्ट भी नहीं करोगे। अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं वहाँ से डाइवोर्स पेपर फेंक कर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। प्रकृति ने ऋतिक के कॉलर पर ठीक करते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि इन 5 सालों में अगर मैंने किसी को डेट नहीं किया तो सिर्फ तुम्हारे कुछ हफ्तों के लिए चले जाने पर मैं किसी को डेट करने लगूंगा? ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति उसके कान में धीरे से बोली, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना, इसलिए कह रही थी। ऋतिक प्रकृति की गर्म सांसों को अपने कान पर महसूस कर उसे कमर से पकड़ अपने और नज़दीक लाकर बोला, क्योंकि तुम इतनी सेक्सी हो ना कि तुम्हें देखते ही मैं गर्म हो जाता हूँ और अभी भी वही हो रहा है। प्रकृति ऋतिक से दूर होते हुए बोली, डिनर करने दो। ऋतिक प्रकृति को चमकती आंखों से देखते हुए बोला, मतलब आई मीन वी विल हैव फन टुगेदर टुनाइट। प्रकृति ने ऋतिक के गाल पर किस करते हुए, जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को अपनी बाहों में कमर से उठाकर गोल घुमाते हुए बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रकृति ऋतिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा बस करो। ऋतिक प्रकृति को नीचे उतार देता और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, चलो। इतना कहकर वो प्रकृति के हाथ को पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन महक वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ कमरे में थी। सभी लोग शांति से डिनर कर रहे थे और डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं नित्या चित्रांग के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी, जब पीछे से वैदिक नित्या को पीठ पर धीरे से थपथपा कर बोला, क्या हुआ? नित्या अचानक किसी के थपथपाने पर घबरा जाती है और पलटकर वैदिक की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, तो आप हमारे बेडरूम के बाहर क्या कर रही हो? वैदिक के सवाल पर नित्या कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे चित्रांग भैया से बात करनी है। वैदिक नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो चलो। इतना कहकर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। नित्या वैदिक के साथ अंदर आती है, जहाँ पर चित्रांग अपने काम में मसरूफ़ था। वैदिक बाथरूम की तरफ जाते हुए चित्रांग से बोला, भैया नित्या दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है और नित्या की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ? नित्या कुछ पल चुप रहकर अपना सिर हिलाते हुए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। चित्रांग सोफे से उठकर लैपटॉप बंद करते हुए बोला, क्या बात करनी थी? नित्या थोड़ा सा झिझकते हुए बोली, मुझे करण से मिलना है। चित्रांग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे तुम करण से मिलना चाहती हो, क्यों? नित्या उससे मुस्कुराता हुआ देख कर बोली, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? नित्या के सवाल पर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। खैर छोड़ो, गरे मुर्दे ने उखाड़ता। नित्या चित्रांग के बात पर बोली, मैं किसी भी तरह से बहस नहीं करना चाहती, मुझे बस करण से मिलना था। चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए, वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, इसलिए मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है और कब वापस आएगा। चित्रांग की बात पर नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना? चित्रांग अपने कंधे उचकाते हुए, मुझे तुमसे झूठ बोल कर क्या मिलेगा?
करण सच में बाहर है, आप तो उसके दोस्त हो, आपके हर एक चीज़ पता होता है तो ये कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। नित्या ने चित्रांग की बात पर कहा, जिसे सुनकर चित्रांग उसे देखते हुए बोला, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं कभी तुम्हें करण की ज़िंदगी में आने ही नहीं देता, क्योंकि जो मेरा दोस्त मुस्कुराता था वो मुस्कुराना भूल गया सिर्फ तुम्हारे कारण। नित्या चित्रांग की बात पर बोली, मुझे आपसे इसलिए बात करना नहीं पसंद क्योंकि आप गरे मुर्दे उखाड़ते हो। चित्रांग नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जब करण वापस आ जाएगा मैं बता दूंगा, फिलहाल मुझे नहीं पता। नित्या चित्रांग की बात पर और ज़्यादा जिद नहीं करती और उसके कमरे से बाहर चली जाती है। चित्रांग जाती हुई नित्या को देख कर कहता है तो देखते रहता है तो वैदिक बाथरूम के दरवाजे से सिर बाहर निकाल कर कहता है, क्या दो लोगों की बात सुनना बुरी बात है। वैदिक की आवाज़ सुनकर चित्रांग सिर घुमाकर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, इधर आओ। वैदिक चित्रांग के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, आप मारोगे तो नहीं। वैदिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं मारूंगा, लेकिन तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे थे। वैदिक चित्रांग की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने नित्या दीदी को रोता हुआ देखा था। चित्रांग थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, रोता हुआ देखा था, कब और कहाँ। आज हम सब जब शॉपिंग मॉल पर गए थे ना, तब वो बाथरूम में रो रहे थे और अथर्व भैया ने उन्हें और ज़्यादा परेशान किया था। वैदिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर चित्रांग अपने दांत आपस में कस लेता है और वैदिक के सिर को थपथपाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, डिनर कर लिया ना, चलो सो जाओ। कल बहुत एंजॉय करेंगे, कल जोधपुर घूमने जाना है हमें। चित्रांग की बात पर वैदिक अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर पर चला जाता। चित्रांग लाइट्स ऑफ कर देता है और अपने फ़ोन को कॉल लिस्ट को देखता है जिसमें उसने करण को 50 बार भी कॉल किया था, लेकिन करण ने उसका कॉल अटेंड नहीं किया था। चित्रांग करण और अपनी फ़ोटो को देखते हुए गहरी सांस भरता है और फ़ोन नाइट टेबल पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर हवेली के छत पर विप्रो रिया खड़े वहां पर बने सुंदर छज्जे और गमले की तरफ देखते हुए जोधपुर को देख रहे थे। जब विप्रो की नज़र बगल वाले उसे हवेली से थोड़े छोटे घर के छत पर जाती है, जहां पर हिमांशी आंखों में चश्मा लगाए, एक हाथ में मोमबत्ती और दूसरे हाथ में बुक पकड़े घूमते हुए पढ़ रही थी। विप्रो हिमांशी को देखते हुए रिया से बोला, ये मोटी, इधर आ तो। रिया कुरकुरे खाते हुए विप्लो के पास आकर बोली, कोई चुड़ैल देख ली क्या। मैं जा रही हूँ। विप्लो रिया को पकड़ते हुए, अरे मोटी, चुड़ैल नहीं देखी, एक अजीब प्राणी देख रहा हूँ मैं। पहली मुलाकात में रोना शुरू और यहाँ पर देख तो मंत्र पढ़ रही है। विप्लो के बात सुनकर रिया उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद हिमांशी की तरफ देखते हुए धीरे से बोले, कहीं ये कोई चुड़ैल या भूत को तो नहीं बुला रही ना मंत्र पढ़कर। चल यार चलते हैं, डर लग रहा है मुझे। विप्लो रिया की बात पर उसके हाथ पर चिमटी काटते हुए बोले, मैं यहाँ पर हूँ तो डर क्यों रही है। रिया दर्द से कराते हुए विप्लो को लात मारकर बोली, साले कुत्ते, चिमटी क्यों काट रहा है। विप्लो अपने कमर को सहलाते हुए हिमांशी की तरफ इशारा करके बोला, मोटी कहीं की, लात मार रही है, फेंक दूंगा तेरे को उसी छत पर और दोनों साथ में चुड़ैल खेलना। रिया डर से अपना सिर नहीं में हिला देती है, जिसे देखकर विप्लो थोड़े जोर से हिमांशी से कहता है, ओ पगला। हिमांशी उस आवाज़ को सुनकर इधर उधर देखने लगती है। रिया विप्लो को खींचते हुए कहती है, चल यार यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। विप्लो रिया से अपना हाथ छुड़ाकर हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, पागल, इधर छत की तरफ देख। हिमांशी विप्लो के बात पर चश्मा निकालकर छत की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ। विप्लो हिमांशी का चश्मा निकालने पर बोला, नज़दीकी की दृष्टि कमज़ोर है मैडम। हिमांशी विप्लो की बात पर अपना सिर नहीं हिलाते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, मुझे आदत है पढ़ते वक्त चश्मा पहनने की। कोई काम था, सब ठीक है ना घर में। विप्लो हिमांशी की फिक्रमंद आवाज़ को सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए, मुझे पेट में दर्द हो रहा है और नींद नहीं आ रही है। विप्लो की बात पर हिमांशी अपने वहाँ पर खाट पर रखे बैग में से एक नोट निकालकर उसमें कुछ लिखने लगती है, जिसे देखकर रिया विप्लो को कहती है, अभी क्या कर रही है ये। हिमांशी उस नोट को एक छोटे से पत्थर में बांध देती है और उसे विप्लो के तरफ फेंकती है, जिस पर विप्लो साइड से हट जाता है और हिमांशी को कुछ कहने लगता है कि हिमांशी कहती है, मार नहीं रही थी, उस पर रेसिपी लिखी है, काढ़े का बना लो, पेट दर्द बंद हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। हिमांशी की बात सुनकर विप्लो उसे
नोट को उठा लेता है और पत्थर को वहीं छोड़कर रेसिपी पढ़ने लगता है। मेथी दाने का थोड़ा सा भून लेना और फिर उसे पीस कर पाउडर बना लेना। अगर ये नहीं होगा तो चाय में अदरक को अच्छे से कूट कर डालकर पी लेना। अगर ये भी नहीं होगा तो पुदीना पत्ता को खा लेना। अगर गंदा लगे तो उसे पानी में उबाल कर पी लेना। चाहो तो नींबू रस भी पी सकते हो। विप्लो उस नोट को पॉकेट में रखते हुए हिमांशी से बोला, रेसिपी बताने के लिए थैंक यू पागल, इसका रिव्यू कर दूंगा। हिमांशी अपनी आंखों में फिर से चश्मा लगाते हुए, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, जाओ रेसिपी को फॉलो करो। विप्लो हिमांशी के बात पर उसे घूर कर देखता है तो रिया इसको पीठ पर मारते हुए कहती है, साले खुद पढ़ता नहीं और बेचारी पढ़ रही है, उसे भी परेशान कर रहा है। चल रात हो गई है, सोएंगे हम। विप्लो रिया की बात पर मुंह बनाते हुए एक नज़र हिमांशु को देखते के बाद उसके साथ नीचे चला जाता है और वो लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।